चलो मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना बेटा, देखो तो ज़रा अपना क्या क्या चीज़ें अपन ने पढ़ी है, देखना ज़रा। ए मुन्ना, जर्नल हमने किया है, लेजर्स हमने किया है, जनरल और लेजर का सब थ्योरी बाकी है। बरोबर है। हाँ दूंगा ना। अब ये आ जाओ ज़रा एक बार अच्छे से ध्यान देना। कुछ चीज़ें ऐसी, वैसे हमने ये और ये इतने हमने चीज़ें बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ की थी विथ थ्योरी। बट अब एक बार समय आ चुका है कि एक्चुअल में आपके बुक के अंदर में किस टाइप की थ्योरी, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब एक बार चेक करना पड़ेगा कि नहीं, ये सो नो। इसके पहले हमने सारी चीज़ें बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में की है। आ जाओ हम लोग कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते धीरे धीरे। सो सबसे पहले आप आ जाओ इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पे, राइट। सभी के पास में है बेटा, प्लीज़ ध्यान दें, स्क्रीन पे भी ध्यान दिया तो भी चलेगा, अच्छे से ध्यान दो। आ जाओ बेटा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें देखना है, एक बार अच्छे से बस ध्यान दे दो, है ना। देखो मुन्ना, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के ऊपर में अंदर में क्या दिया बेटा, इसके अंदर ध्यान से सुनो। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, इसका रोल क्या है, बेसिकली बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर में होता क्या है। बिजनेस के जो भी आप हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन्स है वो सब मेमोराइज करके नहीं रख सकते हो। दैट्स वाई वी हैव टू राइट डाउन दीज ट्रांजेक्शन्स एट सम प्लेस, और उस जगह को हम लोग बोलते हैं पुस्तपालन एंड लेखा कर्म, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। येस और नो। इंट्रोडक्शन पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इंट्रोडक्शन आप लोगों को भली बात और अच्छे से पता है। अब इंट्रोडक्शन मतलब इसमें जो वर्डिंग्स लिखे हैं सेम वर्डिंग्स आपको याद रखने हैं क्या, नो, कभी भी नहीं। कोई भी थ्योरी क्वेश्चन के आपने सेम वर्डिंग्स याद नहीं रखने हैं। बोल बेटा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज के डेट में कोई भी एग्जामिनर या पेपर चेकर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा, फिर तो आपको पोपट बनाया जा रहा है, रट्टू पोपट, फिर कॉन्सेप्ट की वैल्यू क्या। अगर आपको सेम वर्डिंग्स बोले, सेम वर्डिंग इस ब्रह्मांड में किसी को भी याद नहीं रह सकते। अपने इंसान लोगों को एक भूलने का वरदान मिला हुआ है, वरदान है बेटा ये भूलना। वरना सोचो अगर इंसान कोई चीज़ भूला नहीं रहता। मेरे आज के 20 साल पहले मेरे बिलव्ड अंकल की डेथ हो गई है। अचानक मैं गाड़ी चला रहा हूँ टू व्हीलर, और मुझे अगर उनकी याद आ जाती है उतने ही स्ट्रांग जैसे अभी अभी उनकी डेथ हुई 2 मिनट पहले, तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया क्या। बट जैसे जैसे समय गुजरता है इंसान चीज़ें भूलता है। इसीलिए अगर गाड़ी चलाते समय भी मुझे उनकी याद आ गई तो उतनी स्ट्रांग नहीं आएगी जैसे अभी 2 मिनट पहले डेथ हुई। सोचो अगर इंसान भूलता नहीं तो हमेशा सारे इंसान आज मेंटल हॉस्पिटल में होते, सब पागल हो जाते। क्यों, किसी के मम्मा गुजर गए, किसी के पापा, किसी के दादाजी। सोचो कभी भी याद आ जाएगा एकदम से और आदमी जो काम करते रहा सब भूल गया, जैसे अभी डेथ हुई। इसीलिए इंसान को भूलने का वरदान मिला है। कोई भी इस दुनिया में एज इट इज़ नहीं लिख सकता ये सारे पेजेस जितने फुल स्टॉप कॉमा के साथ। तो ये कभी भी आपसे कोई ना प्रोफेशनल कोर्सेस में, ना 11th-12th के स्टेट बोर्ड के कोर्सेस में, ना CBSE ना ICSE, हमेशा ये एक मेरी बात ध्यान रखना बेटा, एज इट इज़। मैंने CACS के फाइनल में LLB के एग्जाम में कभी एज इट इज़ नहीं लिखा। हाँ, लॉ की कुछ प्रोविजंस रहती है, कोई डेफिनेशन 1-1.5 लाइन की, वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं काफ़ी हद तक मैच हो जाना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यस और नो। सेक्शन नंबर याद रहना चाहिए, सेक्शन नंबर गलत नहीं चलेगा। कभी जज ऐसा बोलेगा दफ़ा 302 के तहत फांसी, वो दफ़ा 303 नहीं बोलेगा, 302 तो 302 ही होना वहाँ पे। वो सेक्शन नंबर एज इट इज चाहिए, अंदर का थ्योरी के सेंटेंस मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। आप ओन लैंग्वेज में लिखो, यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ध्यान देना। उसके बाद अच्छा, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और किस चीज़ में हेल्प करता है बेटा, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। जस्ट इंट्रोडक्शन, बरोबर है, एज इट इज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, फिर से सारी चीज़ें वापस इसमें की देखने की ज़रूरत नहीं, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, ये एक प्रकार से ऐसा समझो हिस्ट्री है, इतिहास है। सबसे पहले हाफ डे ले सर आज, चलो ओके सर। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग कहाँ पे आया, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य रिजाइम, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज चल रहा था उस समय में मिनिस्टर कौटिल्य रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र, wherein some references can be traced regarding the way of maintaining the accounting record.
आफ्टरवर्ड इट इज कॉल्ड एज देशीनामा। यस और नो? सो आपको एग्जाम के अंदर में इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि किसके समय आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य रिजाइन, उस किसने लिखा था? उसका जो मंत्री था, प्रधान था, बरोबर है? हाँ बोल बेटा। नहीं, हाँ आता है बट अपने बुक्स के अंदर में इतना डिटेल में नहीं है उसके बारे में। उसके बाद बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, बरोबर है क्या? और इसको क्या बोला जाता था? देशीनामा। यस और नो? आए तो इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, राइट? देन इन अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाय द एजेंट। उन एजेंट्स को पहले क्या बोला जाता था मालूम है क्या? इसमें दिया नहीं है, मुनीम बोला जाता, मुनीम। पहले अकाउंटिंग कौन करता था? ये मुनीम लोग करते थे, हिसाब किताब रखना, ये बड़े बड़े लोगों के काम। यस और नो? पहले के ज़माने में ध्यान रखना, वो मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्दी पीपल। दे प्रिपेयर्ड अकाउंट्स पीरियोडिकली फॉर द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। Records of the debit and credit were found in the 12th century itself. जमाना हुए डेबिट क्रेडिट का हिसाब 12वीं शताब्दी में ही भारत में देखने मिलता था। हाँ, बट डेबिट क्रेडिट ये टर्म्स नहीं थी, उससे रिलेटेड वैसा कुछ, बरोबर है क्या? क्योंकि वो तो लुका डी बार्गो पैसियोली से आया ना। यस और नो? In the year 1494, Luca di Borgo Pacioli, an Italian merchant, introduced double entry system. Due to the industrial revolution in 18th and 19th century, large-scale operations were carried and joint stock companies emerged as an important form of the organization, जिसके अंदर में काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व थे। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट सेपरेट था। क्या है बेटा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट? बताओ मुझे। बिजनेस एंटिटी तो ओके, और कोई? ओनरशिप मैनेजमेंट सेपरेट सेपरेट। जैसे मेरे पास रिलायंस कंपनी का एक शेयर है, क्या मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ? यस, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो मेरे पास रिलायंस कंपनी का एक शेयर है, सो आई एम द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कंपनी, मीन्स आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी फॉर दैट वन शेयर। रिलायंस कंपनी का अगर 100 करोड़ का कैपिटल है, मेरे पास एक शेयर है 100 रुपये का, तो क्या मैं रिलायंस का मालिक हूँ अप टू दैट 100 रुपये का कैपिटल? तो क्या मैं रिलायंस में जाकर के कल बोल सकता हूँ मुकेश भाई ये सब क्या चल रहा है, बंद करो, ये ऐसा करो वैसा करो? वो बोलेगा तू कौन? मैं बोलूँगा देख मैं शेयर होल्डर मालिक। तो बोलेगा भैया तुमने लॉ ठीक से नहीं पढ़ा। कंपनी के केस में कंपनी के मालिक को कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में दखलंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने बोला ये कहाँ पे है? फिर उसने बोला कंपनी का एक फीचर है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग। तुम्हारे अंदर इतनी खुजली है कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की, आओ मैनेजमेंट में। मैंने बोला कैसे आना पड़ेगा? अप्लाई करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल के, अगर तुमको बाकी सारे शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया, वोटिंग किया, तो तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाओगे। फिर उसके बाद बोलना ये इधर कर वो उधर कर, बट जब तक तुम मैनेजमेंट में नहीं आते, तुम अगर सिर्फ ओनर हो तो तुम कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नेम्ड separation of ownership and management. Means though you are the owner of Reliance company, because bracket में since you are the shareholder, yes or no, still you cannot interfere in the day to day affairs of the company because of this concept. तो उस समय काफ़ी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही थी। तो उस समय क्या होता था मालूम है क्या? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स एंड इन्वेस्टर, ये जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थी इनका हिसाब किताब प्रॉपरली रखना पड़ता था। कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उस समय डेवलप हुआ। कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या? देखो अकाउंटिंग तो आप भी करते हो पॉकेट मनी का, बस उतना सही, पर वो कंप्लीट नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। बट ये काफ़ी सारे कंपनीज की वजह से उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 18th और 19th सेंचुरी में, तो इसीलिए उस समय कॉम्प्रहेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत आन पड़ी। उस समय कॉम्प्रहेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत आन पड़ी। कॉम्प्रहेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम मतलब ऐसा जो कंप्लीट है हर तरीके से, हर एंगल में। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है परिपूर्ण, जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल जाएगी। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट बाकी पहले मुनीम लोग क्या करते थे? सिर्फ बड़े बड़े वेल्दी पीपल की प्रॉपर्टी का हिसाब रखते थे, बाकी हिसाब नहीं रखते थे, सिर्फ प्रॉपर्टी का। तो वो कॉम्प्रहेंसिव था क्या? नो। सो ये कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम की जरूरत क्यों आन पड़ी? तकलीफ में बताता क्या होगी उस समय। उस समय कंपनी के ओनर्स अलग जगह बैठे हैं, पूरे भारत में फैले हुए हैं। अब रिलायंस का ओनर क्या सिर्फ यहाँ पे है क्या पुणे में? नो, रिलायंस का एक ओनर कश्मीर में, एक पुणे में, एक दुबई में, एक अमेरिका में, सभी ने शेयर्स लेकर के रखे होंगे।
तो ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग। तो भैया मैनेजमेंट क्या कर रही है दिन रात? हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है? तब से कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया और मैनेजमेंट को बोला गया, हे मैनेजमेंट, यू आर द केयर टेकर ऑफ आवर मनी। सो आप हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर में, तो हमें सारा हिसाब किताब चाहिए हर साल के हर साल। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर में यू हैव टू ले बिफोर अस ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 कहता है, हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू हैव टू ले बिफोर द शेयर होल्डर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स, रिकॉर्ड्स, है ना, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के सामने आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने, ताकि शेयर होल्डर्स देख सके आप उनके पैसों के साथ क्या कर रहे हो, इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितनी है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। या कोई प्रपोज इन्वेस्टर होगा, वो भी देख पाएगा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, यस और नो। तो जब से ओनरशिप और मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया, तब से अकाउंटिंग की बहुत ज़रूरत आन पड़ी। तुम बताओ, स्टारबक्स का ओनर पुणे में है क्या? नो, वो बैठा है कहीं और। स्टारबक्स चल रहा है पुणे में, अब उसको देखना है मेरा धंधा प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो रोज़ यहाँ पे आएगा क्या बस से? कोई फायदा है? तो उसके पास क्या जाएगा? यहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉम्प्रहेंसिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ के धंधे पे वॉच रख सकता है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से? समझ में आ रहा है? यहाँ का धंधा मैनेज कौन कर रहा है? यहाँ के स्टाफ। ओनर कहीं और बैठा है, मैनेज कोई और कर रहा है। इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये सिस्टम्स की जरूरत बहुत आन पड़ी। ध्यान से सुनना। उसके बाद इन 20th सेंचुरी नीड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कॉज एमरजेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 20वीं शताब्दी में अकाउंटिंग की एक और नई ब्रांच पैदा हो गई जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे, क्या हलवा बना रहे उसका? अरे भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, एनालिसिस करो, देखो डेटर्स कितने, देखो क्रेडिटर्स कितने, देखो डेटर क्रेडिटर का रेशो क्या है, देखो सेल्स कितना हो रहा है, देखो जीपी कितना है, देखो जीपी और सेल्स का रेशो क्या है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट एज कंपेयर टू सेल कितना है, देखो मार्जिन कितना है। काफ़ी सारा एनालिसिस होने लगा और ये एनालिसिस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मैनेजमेंट उस इन्फॉर्मेशन के भरोसे डिसीजंस लेती थी। मैनेजमेंट उस इन्फॉर्मेशन के भरोसे डिसीजन लेती थी। ये सुनो, बोल, है ना? है। एक सेकेंड हाँ, मैं कॉल करता हूँ सर को, बोलना 10 मिनट में मैं कॉल करता हूँ। तो तब से आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ योर अकाउंटिंग सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये कहाँ पे आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गए उससे काम की इंफॉर्मेशन निकालो, उसका एनालिसिस करो, तरह तरह के टेबल बनाओ और वो एनालाइज्ड डेटा प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट उस डेटा को देख करके क्या ले सके? डिसीजंस। नो, आगे आएगा। CA नो, 12th में भी नहीं है। बरोबर है ना? नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको नहीं है, 11th में भी नहीं है, 12th में भी नहीं है। बीकॉम में आएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस और नो, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। 11th 12th में मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है। बस आपको इतना बता देता हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन सी? एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, रेशो, जीपी रेशो क्या है? जीपी अपॉन सेल। एनपी रेशो क्या है? एनपी अपॉन सेल। असेट कितनी है? लाइबिलिटी कितनी है? धंधे में पैसा लगाए 10 करोड़, उसमें मेरा कितना है? 4 करोड़। बाहर वालों का कितना है? 6 करोड़। सो डेट फंड, इक्विटी फंड, इक्विटी 6, बाहर वालों का 4, डेट इक्विटी 4/6, यस और नो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से मैनेजमेंट को मिलेगी, सो दैट मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए क्या लेगी? डिसीजन। ये ब्रांच शुरू रखो, ये बंद कर दो, इसको मैनेजर को निकालो, मैनेजर की सैलरी बढ़ाओ, सैलरी कम करो, तरह तरह के डिसीजन। क्योंकि अगर धंधा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके मैनेजर की गलती। मुकेश अंबानी की एक ब्रांच यहाँ पे रिलायंस इलेक्ट्रिक खुल रहा है बावधान के अंदर में। अब अगर ये रिलायंस का शोरूम जो बावधान में खुल रहा है, अगर वो नहीं चला तो मुकेश अंबानी यहाँ पे आके बैठेगा क्या अकाउंटिंग करने? नो, वो यहाँ के मैनेजर को पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देगा।
बोलेगा धंधा प्रॉपरली नहीं हो रहा है, क्या हुआ, वो बोलेगा धंधा प्रॉपरली नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैनेजर को निकालो, उसको कैसे समझ में आया धंधा प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ उसको कैसे समझा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से समझ में आया। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प द मैनेजमेंट इन द प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। ये बात समझ में आई सभी को, यस और नो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, दो अकाउंटिंग वॉज इंडिविजुअल सेंट्रिक इन द इनिशियल स्टेज। ऑलरेडी क्या होता था, अकाउंटिंग इंडिविजुअल सेंट्रिक था, मतलब अकाउंटिंग किसी वेल्दी पीपल का होता था बस। बाद में अकाउंटिंग में सिर्फ इंडिविजुअल किसी एक को मद्देनजर रखते हुए अकाउंटिंग नहीं करने लगे। अब अकाउंटिंग करते समय शेयर होल्डर्स के बारे में भी सोचो, कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में सोचो, सरकार के बारे में सोचो। पहले अकाउंटिंग सिर्फ इंडिविजुअल सेंट्रिक था, किसी एक को मद्देनजर रखते हुए अकाउंटिंग करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं, सरकार के बारे में भी सोचना है। सरकार तरह तरह के रूल बताती है, ऐसे ही अकाउंटिंग करना है, डबल एंट्री से करना है, अक्रूवल से ही करना है, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं चलेगा, यस और नो। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं होना, कुछ कम नहीं होना, डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही होगा, विदाउट डिप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो देखो कितने सारे लोगों को खुश करना है, यस और नो, बोल बेटा। सर मतलब पहले वेल्दी लोगों की होते थे, तो बरोबर। बाकियों के जो होंगे आम आदमी उनका क्या होता कुछ नहीं भैया, रोज कमाओ, रोज खाओ, खाओ बुझाओ, बत्ती बुझाओ, सो जाओ, अगले दिन फिर से कमाओ, फिर से खाओ। रोज का 100 रुपया कमाए, 100 रुपये में घरदार चला लिया, खा लिया, पैसा खत्म, कल नया दिन। अपने उस सोसाइटी के पीछे जो शेड डाल करके सब मजदूर लोग बैठे हो, क्या अकाउंटिंग करते हैं क्या? उनका कैसा है, बड़ा सीधा हिसाब है। आज सुबह से लेके दोपहर तक काम करेंगे, आज 500 रुपये कमाएंगे, अगले दिन का खाना पकाएंगे, खाना खाएंगे, कल काम करेंगे, परसों का काम करेंगे। नहीं सर, लेकिन आपने बोला अकाउंटिंग करते लेकिन सिस्टमैटिक वे में नहीं करते। कौन? वो टाइम भी करते रहेंगे अकाउंटिंग, बस सिस्टमैटिक वे में। वेल्दी पीपल ही जनरली करते हैं। तुम बताओ, जिसके रोज के खाने पीने के वांदे हैं वो अकाउंटिंग करेगा? समझ में आया क्या? ये यहाँ पे जो साइट चल रही है उसमें जो लेबर काम कर रहे हैं सीमेंट वाले, उनको बीच में आके बोलो भैया रुको, काम रोक दो, बताओ तुम्हारा हिसाब किताब बताओ, अकाउंटिंग करते हैं क्या? यस और नो? वो अकाउंटिंग नहीं करेगा, उसको अकाउंटिंग का ये भी नहीं मालूम। वो क्या करेगा, भैया रोज का 200 कमाना है, शाम में 200 उड़ाना है, अगले दिन 200 कमाना है, शाम में 200 उड़ाना है, तो वो अकाउंटिंग नहीं करेगा। यस और नो? क्लियर है? अकाउंटिंग की जरूरत किसको पड़ती है? हिसाब कब रखना पड़ता है? जब बहुत पैसा आ रहा है। यस और नो? उसको हिसाब की जरूरत। जिसका रोज का 200 रुपये, वो ओरली इतना पैसा इतना गया, बैलेंस आज का कुछ नहीं, खत्म। आगे, और 21st सेंचुरी में एक नया कॉन्सेप्ट आया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज के ऊपर, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। ध्यान से सुनना, क्या चीज़ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? इज वन ऑफ द ब्रांच। मैंने लिखवा के दिया था, आपको याद आ रहा होगा तो। लिखवाया था क्या? हाँ, वेरी गुड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि इस एक कंपनी की वजह से कितना एनवायरनमेंट को लॉस हुआ, और उस लॉस को कोप अप करने के लिए इसने कितना खर्चा किया। ये जो सारी चीज़ें वो सब कहाँ पे देखी जाती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 2% समाज के लिए खर्चा करती है। आधार पुणे वाला के ट्रक देखे होंगे ना, पुणे में घूमते रहते, वो सक्शन मशीन, कचरा खींचते रहते हैं वो, तो वो पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वरना उसको क्या शौक आ रहा है क्या कि समाज सेवा करनी है? नो, कंपलसरी है, लॉ ने बोला हुआ है कि स्पेसिफाइड कंपनी को उनके नेट प्रॉफिट का 2% समाज के लिए खर्चा करना पड़ेगा। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, इन सिंपल वर्ड्स, बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑलरेडी हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिस्टिंग्विश बिटवीन डिटेल मीनिंग देखा हुआ है क्या? लिखवा के दिया है क्या मैंने? डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, डब्बा बनाया था। बुक कीपिंग छोटा डब्बा, अकाउंटिंग बड़ा डब्बा, अकाउंटेंसी उससे बड़ा डब्बा। फिर हमने तीनों का मीनिंग लिखा और आपको एक होमवर्क दिया था तीनों का एक टेबुलर फॉर्म में। पहले मैंने बुक कीपिंग अकाउंटिंग बताया, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी बताया, फिर आपको होमवर्क दिया था। बरोबर है? वापस देखना है ये आपका आज का होमवर्क। अब ये घर पे वापस पढ़ना है। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग देखा था क्या हमने? इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, बाकी और कोई नहीं। उसके बाद ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। स्पेसिफिक पीरियड का मतलब क्या होता है बताओ? 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 फिनेंशियल ईयर के लिए। पर सर ये सर नो, डिपेंड भी करेगा ना किस पे? अगर मेरा बर्थडे सर आपने बोला कि 30 अप्रैल को,
हाँ, अगर कंपनी नहीं है, अगर कंपनी नहीं इंडिविजुअल है तो गुड़ी पाड़वा से गुड़ी पाड़वा अकाउंटिंग कर, बरोबर है। न्यू ईयर से न्यू ईयर कर, कैलेंडर ईयर फॉलो कर, जैन टू दिसंबर। हाँ बोल बेटा। टैक्स भरना पड़ता है उसको, तो जिसको टैक्स भरना है उसको इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर में अप्रैल टू मार्च ही दिखाना है। कंपनी को कंपलसरी अप्रैल टू मार्च है। रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन से रूल्स? अरे हम लोग इस रूल के साथ खेल चुके हैं। एसिड ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो, एंड लायबिलिटीज कैलकुलेटर इनकम गेन ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। इस टाइप के अकाउंट्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। और हमने पर्सनल रियल नॉमिनल भी देख लिया था क्या, और उसको अप्लाई करके भी देखा था। पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल में ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, रियल में एसेट्स एक्सेप्ट पर्सनल, एंड नॉमिनल में एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल डेबिट एक्सपेंस लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। अति सुंदर। तो ये रूल्स फॉलो करने हैं क्या? यस। एंड इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बट कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? साइंटिफिकली। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्लियर? ये फीचर्स एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन बोल के पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से जब लिखवाया था तब ये भी बताया था थ्योरी क्वेश्चन आएगा इस पे। देन ऑब्जेक्टिव भी लिखवा के दिया था क्या? क्या कहता ऑब्जेक्टिव? To record the transaction, to know the profit or loss or result of the business, to know the financial position of the business, to know the amount receivable, to know the amount payable, for tax calculation, for decision making। भाई साहब, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन, ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद इंपॉर्टेंस देखा था हमने। सबसे बेसिक चीज है, अब जो एडवांटेजेस होते हैं ना, या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया तो वही मेरे लिए एडवांटेज या इंपॉर्टेंस बन जाता है। बराबर है क्या? इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी में काफी सारे पॉइंट्स सेम मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? बुक कीपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका मतलब क्या है? बुक कीपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आ जाओ, ध्यान देना। सबसे पहला इंपॉर्टेंस रिकॉर्ड। मुन्ना ध्यान दे, रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड बोल बेटा, तेरे को याद आ रहा है मुन्ना? थोड़ा बहुत बेसिक के अंदर में बताया था, याद आ रहा है पक्का ना? ट्रांजैक्शन को लिख के रखना है। यस, वेरी गुड। रिकॉर्ड सबसे पहला इंपॉर्टेंस। क्यों बुक कीपिंग की इतनी इज्जत है? क्योंकि बुक कीपिंग धंधे के सारे ट्रांजैक्शन क्या करता है? रिकॉर्ड करके रखता है। वेरी गुड। It is not possible for anyone to remember all the transaction, but bookkeeping maintains records of all the transaction permanently and systematically. Henceforth, bookkeeping is important. ये उसका importance है। दूसरा, financial information। बोलो बेटा। बुक कीपिंग की मदद से हमें यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे धंधे में प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, बिजनेस की औकात क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी क्या है। इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस है, वरना हम इज्जत देते थे क्या उसको? डिसीजन मेकिंग में काम आता है। टू गेट इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या लगता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? बुक कीपिंग। बिजनेस अभी बंद करना है, शुरू रखना है, एक्सपांड करना है, एक्सपांड नहीं करना है, मैनेजर को रखना है, मैनेजर को निकालना है, यस और नो। कंट्रोलिंग। मुन्ना आ रहा है रे? तेरे को आ रहा है पक्का? जो नहीं आए मुझे पूछ, सारे नहीं आए मुझे सारे पूछ, समझ में आए? कोई भी चिंता मत करना, सारे नहीं आए मैं सारे बता दूंगा वापस, ठीक है? प्रोडक्शन स्टॉप करेगा। लॉस ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना, मतलब कंट्रोल करके। एक्सपेंस कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आपको कंट्रोल का मतलब समझना है? एक काम करो, रोज रात को घर पे 11 बजे के बाद जाओ, एक ही दिन में कंट्रोल का मतलब समझ आ जाएगा। पापा मम्मी बोलेंगे का है, क्या टाइम पे आ रहा है घर पे, कंट्रोल कर थोड़ा, जल्दी आ। समझ में आया क्या? और कंट्रोल का मतलब समझना है, घर पे तुम डेली 4 रोटी खा रहे हो, एक टाइम पे खाने पे 10 रोटी खाना शुरू करो। मम्मी पापा बोलेंगे कंट्रोल उदय कंट्रोल, इतना नहीं खाना है अपन ने, वरना क्या हो जाएगा? मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी, यस और नो। और सारी बीमारियों की जड़ क्या है? मोटापा, यस और नो। तो कंट्रोल का मतलब, अगर कहीं पे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की मदद से समझ में आ जाता है, बाप रे बाप, पिछली साल एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ था 5 लाख, इस बार हो गया 50 लाख। तो मैं मेरे स्टाफ को सारे बुलाऊंगा, इधर आओ, मैनेजर को बुलाऊंगा, 5 लाख का खर्चा हुआ था एडवर्टीजमेंट का, इस बार 50 लाख कैसे हो गया? कंट्रोल करो थोड़ा। फिर उसने मुझे बताया सर लास्ट टाइम राखी सावंत को बुलाया था, इस बार कटरीना को बुलाया।
एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो इसीलिए 50 लाख लग गए। मैंने बोला ओके ओके, अब समझा मैं 50 लाख क्यों। तो मुझे इससे क्या मिलेगा, एविडेंसेस मिल जाएंगे क्या? सेल भी हुई थी सर, राखी सावंत हाँ, सेल हुई, राखी सावंत से। राखी सावंत से सेल नहीं हुई, इसने तो कटरीना को बुलाया ना इस बार, कटरीना ने 50 लाख ले ली। 5 लाख भी बहुत हो गए उसके लिए। एविडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ध्यान से सुनना। एविडेंस का सबसे, जैसे देखो ध्यान से सुनना, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग की, मैंने अर्णव को माल बेचा, मैंने अर्णव के लिए बिल बनाया, ध्यान से सुनना। मैंने एंट्री पास कर दी, अर्णव अकाउंट डेबिट टू सेल, बिल बना दिया, उसी का प्रिंट आउट निकाल के एक कॉपी पे अर्णव की साइन ले लिया और अर्णव को ओरिजिनल कॉपी दे दिया, साइन कॉपी मेरे पास में। कल चल के अर्णव ने अगर पैसे देने से मना कर दिया तो मैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो भी है पेपर्स, उनको मैं कॉपी बोल करके कोर्ट में एविडेंस बोल के प्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, पैसे नहीं दे रहा है तो। इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एविडेंस बोल के भी प्रेजेंट कर सकते हैं जज साहब के सामने, इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, बरोबर है। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन हो जाएगा क्या, यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से, राइट। भरोसे वाला आदमी होगा तो क्या बोले बेटा, अगर एक भरोसे जो जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इन जनरल तो हेल्प करेगा ना, समझ में आया क्या। बहुत भरोसे वाला आदमी है, ठीक है, मैं कोर्ट में जाऊंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मैं बोलूँगा जाने दे, उतने पैसे डूब गए। भरोसे वाला आदमी मतलब करीब वाला है, करीब वाला है तो हम लोग फिर कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे, बट इन जनरल एज एन एविडेंस भरोसे वाले आदमी को भी तो दिखाना पड़ेगा, देख भाई ये एविडेंस ही है। जरूर थोड़ी कि हर एविडेंस जज के सामने प्रेजेंट करते, कुछ कुछ एविडेंस मुझे मेरे जो डेटर है उससे पैसे लेना है, उसको भी तो बोल सकता है भाई मेरे पास सब लिखा हुआ है, तेरे से लेने हैं। अच्छा, वो बोलेगा अच्छा 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 लिखा हुआ है क्या, फिर दे देगा। इसीलिए घर वाले बोलते 100 बका 1 लिखा। कभी भी किसी को पैसे देते हो लिख के रखो, किसी से पैसे लिए लिख के रखो, समझ में आया क्या, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा रहता है। तुम ओरली ध्यान रखते गड़बड़ होती है, और आज की दुनिया में झगड़ा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है पैसा। भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि हिसाब में लेन देन रखते नहीं, कभी प्रॉपर लिख के नहीं रखते। फिर बोलते तेरे से 10 लाख लेने थे, 9 लाख लेने थे, वो बोलता नहीं 5 ही लाख देने, मैंने यहाँ दिया वहाँ दिया। तो इसलिए हर चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए, मतलब हर चीज़ अकाउंट फॉर होना चाहिए, यस और नो। हमेशा ध्यान रखना, मैंने बहुत बड़ी ज्ञान की बात बोली, मेरे सामने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। हिसाब रखा नहीं, 2 दोस्तों के बीच में, 2 भाइयों के बीच में झगड़े हो चुके, मतलब इतने भयंकर झगड़े कि एक दूसरे को मारने काटने को तैयार है सिर्फ पैसे के कारण। इसलिए हर चीज़ लिखी हुई होना, हर चीज़ लिखी हुई होना। तुम किसी को पैसा दे रहे हो, तुम आदत रखो हर चीज़ लिख करके रखने की। पैसा लिया है तो भी लिख के रखो, दिया है तो भी लिख के रखो, और सामने वाले को भी उसका फोटो भेज दो उस समय, ताकि भैया देख तेरे को भेजा है। तुम जितने ज़्यादा हिसाब में क्लियर रहोगे ना, उतनी तुम्हारी इज्जत रहेगी कि नहीं बॉस ये सत्य की मूर्ति है, इसको सब पता रहता है, लिख करके रखता है, ये जो बोल रहा हूँ सही है। तो उससे तुम्हारी इज्जत बढ़ती, कॉन्फिडेंस बढ़ता, तुम्हारे आपसी संबंध खराब नहीं होते, यस और नो। बहुत बड़ी बात है ये, सारे एकेडमिक्स एक साइड में, और जो भी मैंने आज की बात बोली वो लिख करके रखना कि ये एक चीज़ फॉलो करना है। अगर इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर आप आपके मम्मा पापा से भी अभी आपके लिए पैसा ले रहे हो तो आप लिख करके रखो कि पापा ने फीस पे की, ये किया, यहाँ पे दिए, पापा से इतने इतने पैसे दिए। 1 साल का आपके पीछे करीब करीब लाख रुपए खर्चा करते होंगे पापा, बरोबर है। सब चीज़ लिख करके रखो। सर क्यों लिख करके क्यों रखना है, क्यों, आप हमेशा पापा को कभी रिटर्न नहीं करना चाहोगे, पापा कभी भले मांगेंगे नहीं बट आप रिटर्न नहीं करोगे, आपकी इच्छा नहीं होगी रिटर्न करने की। मैं जिस दिन कमाना शुरू किया, मैंने मेरे पापा मम्मा को देना शुरू कर दिया कि मतलब आप रखो पैसे, जमा रहने दो, उनको ज़रूरत नहीं है बट रहने दो। समझ में आया क्या, कभी अड़ी अड़चन में काम आ गया। पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है, राहुल गांधी को भी है आज तो, यस और नो। पैसे की ज़रूरत सबको है, किसको नहीं है पैसे की ज़रूरत बताओ। तो वैसे ही कहने के तुम्हारे मम्मा पापा को भी तो पैसे की ज़रूरत होगी, बट वो तुम्हें कभी बोलेंगे नहीं कि बेटा मेरे को ज़रूरत है। उससे अच्छा आप ही निकाल करके रख लो, बोलना पापा ये सेविंग रखो आपके पास। समझ में आया क्या, आपको भी तो एक रहना चाहिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक खुददारी कि भाई मैंने भले ही पापा से खर्चा किया है, भले ही पापा लाइफ टाइम मांगने वाले नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए सूद समेत हर 4 साल में वो पैसा डबल, हर 4-5 साल में वो पैसा डबल हो जाना चाहिए। जितना आप अभी अकाउंट फॉर करोगे हर चीज़ों को, उतना तुम्हें अच्छा लगेगा। ये चीज़ तुम्हें अभी नहीं, उम्र के 25-26 साल में समझ में आएगी कि किसी से लिया है तो समय पे दो, किसी को दिया है तो उससे समय पे लो। और तुमको एक चीज़ समझ में आएगी, लेना बहुत मुश्किल रहता है। जब तुम किसी को पैसे उधार देते हो ना, उस समय वो इंसान एकदम ऐसे यार बहुत अर्जेंट है, और तुमने पैसे उसको दे दिए, और बाद में जब तुम उसने बोला 1 हफ्ते बाद दूंगा, 1 हफ्ता हो गया, मैं क्या भाग के जा रहा हूँ क्या, यही तो हूँ क्या, मर जाऊँगा क्या कल ही। तो ऐसे ऐसे रीज़न आते, लेते समय गाय और देते समय शेर, कि ऐसा बोलते कि मैं कहीं जा रहा हूँ क्या।
तो आपने सोच समझ के, तो ये अकाउंटिंग है ना, ये पैसा आपको जीवन में बहुत सारे लेसन सिखाएगा, बहुत सारे लेसन सिखाएगा। बट कब? जब तुम इसके ऊपर नज़र रखोगे। और पैसे के ऊपर नज़र रखने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जितना अच्छे से आप अकाउंटिंग क्लीन नीट क्लीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप आपके रखोगे, उतना आपको है ना जीवन के काफ़ी सारे ज्ञान समझ में आएंगे कि हाँ यार ये चीज़ बोली थी, है ना, बहुत पहले। पर ये चीज़ लोग आज के टाइम पे करते नहीं है। दोस्त यारी में खुश होकर पैसे दे देते हैं, फिर जब इनको ज़रूरत रहती है वापस लेने की बारी आई तब सामने वाले से नहीं आते हैं। खैर छोड़ो, ये अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस वापस एक बार मुझे सारे पॉइंट्स रिपीट करके बताओ तो सब लोग। हाँ, सबसे पहला पॉइंट रिकॉर्डिंग, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, एविडेंस, टैक्स लाइबिलिटी। बरोबर है क्या? इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक बन सकती है क्या इंपॉर्टेंस के लिए? बताओ तो जरा मुझे, बताओ तो। आर एफ डी सी ई टी, आर एफ डी सी ई टी, सीईटी तो हो जाएगा। एफ सी रोड, बरोबर ना? एफ सी रोड पे ईट करते हैं, एफ सी रोड पे ईटिंग करते हैं, है ना? एफ सी रोड पे ईटिंग करने चलते। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग तुझे मैं कहाँ समझाऊंगा? एफ सी रोड पे ईट करते करते। सो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग तुझे मैं कब समझाऊंगा? एफ सी रोड पे ईट करते करते। इलॉजिकल है फिर भी लॉजिकल है, अपने को बस पेपर में पॉइंट्स याद आने चाहिए। पॉइंट्स याद आ गया तो अंदर का एक पॉइंट तो आप लिख ही सकते हो ना। अभी एकदम ओवन फ्रेश ताज़ा ताज़ा बनाए, एफ सी रोड पे ईट करते करते मैं तुझे क्या बताऊंगा? इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बरोबर है? हाँ बोलो बेटा। एफ मतलब क्या है बेटा? बोलो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सी मतलब क्या बेटा? कंट्रोलिंग। आर मतलब क्या है? रिकॉर्ड। डी मतलब डिसीजन। ई मतलब एविडेंस। टी मतलब टैक्स लायबिलिटी। बरोबर है क्या? एफसी रोड पे ईट करते करते तुझे इंपॉर्टेंस बताता हूँ। आजा, कहाँ पे इंपॉर्टेंस मिलेगा? एफसी रोड पे। याद रहेगा कि सभी को? उसके बाद यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। बोलो बेटा। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। यूटिलिटी उपयोगिता। जैसे इसकी यूटिलिटी क्या है, मुझे लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है। इसकी यूटिलिटी क्या है? फोन की बात कर सकता हूँ, किसी से मैसेज कर सकता हूँ, है ना? वैसे हर चीज की इसकी यूटिलिटी क्या है? हवा रही। अकाउंटिंग की यूटिलिटी क्या है और किस किस को है? यूटिलिटी किस किस को है बेटा बताओ? ओनर को प्रॉफिट लॉस और बिजनेस के औकात आसान भाषा में बताऊँ क्या मैं? मैनेजमेंट यूजर्स ऑफ बुक कीपिंग। कौन कौन यूजर्स है, या फिर अकाउंटिंग की यूटिलिटी किस किस को है? यहाँ पे एक्चुअल में ना ये ऐसा आना चाहिए था, यूजर्स ऑफ बुक कीपिंग। बताओ बुक कीपिंग की यूटिलिटी या बुक कीपिंग के यूजर्स कौन कौन है? इसकी यूटिलिटी किस किस को है? सबसे पहला ओनर, दूसरा मैनेजमेंट। अच्छा, छोटा मोटा धंधा है ना तो ओनर और मैनेजमेंट एक ही रहता। जैसे यहाँ पे ओनर भी मैं, मैनेजमेंट भी मैं, यहाँ पे अलग है क्या कुछ? नो। बट जब कंपनी की बात आती है तो ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग। तो यहाँ पे कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है ओनर, मैनेजमेंट और बताओ इन्वेस्टर। कंपनी में अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो ऐसे ही कर देगा। आज तुम्हारे पास 10-10 करोड़ दे दिए किसी ने और बोला इन्वेस्ट करो, तुम ऐसे ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट देख करके इन्वेस्ट करोगे? वेरी गुड। देन कस्टमर को भी है क्या? अब ये समझ में नहीं आता है काफ़ी बार लोगों को। कस्टमर को, अब जैसे तुम जब मेरे पास एडमिशन लेने आए थे, क्या तुमने मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा था? नो। बट मान लो मेरा सिक्योरिटी कैमरा प्रोवाइड करने का बिजनेस है। जैसे मेरे भाई का एक कंपनी है, सेल्वस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ऊपर ही है सेकंड फ्लोर पे। तो उसका काम है सिक्योरिटी कैमरा, सीसीटीवी सिस्टम, यूपीएस, पावर बैटरीज, इन्वर्टर्स प्रोवाइड करना, बड़े बड़े। वो भी एक रूम का उतना बड़ा इन्वर्टर, एक रूम के उतना बड़ा इन्वर्टर, या फिर सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड करना। तो सरकार का एक टेंडर निकला था कुछ समय पहले, महाराष्ट्र के सारे रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरे नए लगाने थे, सब पुराने निकाल के। तो उस समय मेरे भाई ने भी अप्लाई किया था। मैंने उसको बोला भैया अप्लाई कर दो, बोला आप, है ना, महाराष्ट्र का टेंडर है, कुछ 1000 करोड़ के आसपास का था, है ना। तो अप्लाई किया, उसके बाद उनकी क्वेरी आई कि आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करो।
अब तुम बताओ, भारत सरकार जो सीसीटीवी कैमरे खरीद रही है वो कौन है? कस्टमर। कस्टमर होने के बावजूद भी उसने क्या मांगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कस्टमर भी है कि नहीं यूजर्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो इसने डाला होगा, उसमें रीजन भी लिखा होता, वी वांट टू स्क्रूटिनाइज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट दिस कंपनी इज ट्रू, फेक कंपनी नहीं है, और आप ऑलरेडी पिछले 3 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें सबमिट करो ताकि हम लोग चेक करेंगे आप 3 साल से कितने का धंधा कर रहे हो, आपकी औकात है क्या ये इतना बड़ा टेंडर उठाने की। तो अपना टर्नओवर जो था वो 10-12 करोड़ का है और ये एक ऑर्डर कितने का था? 1000 करोड़ का। तो उन्होंने इस बेसिस पे मना कर दिया कि सर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख करके हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आपका टर्नओवर 10-12 करोड़ का ही है और ये ऑर्डर 1000 करोड़ का है। हो सकता है शायद आप बीच में इसको पूरा ना कर पाओ, हो सकता है आपके कैपेसिटी के बाहर है, सो वी आर वेरी सॉरी टू स्टेट यू दैट वी आर नॉट अलाउइंग यू दिस टेंडर, यस और नो। तो रीज़न दिया, उन्होंने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिसर्च किया। मैंने भैया को बोला देख 100% अपने को मालूम था टेंडर नहीं मिलने वाला है, मतलब अप्लाई तो कर, उनके रिकॉर्ड में तो चले गए, उनके रिकॉर्ड में चले गए, हमें पहले ही मालूम था कि नहीं मिलेगा क्योंकि मालूम है अपना टर्नओवर कितना। और बहुत सारे लोगों का जिनका टर्नओवर 1 करोड़ में 50 लाख रुपए का वो भी अप्लाई करते, उनको तो मेल भी नहीं करते होंगे वो लोग। समझ में आया क्या? मतलब एक अपने को एक ऐसा मिला ना कि चलो ठीक है यहाँ पे इंटरटेन हो सकते हैं, अगली बारी में 50 करोड़ 100, 125, 200 करोड़ का टर्न हो जाएगा, डेफिनेटली इस टाइप का भी टेंडर मिल जाएगा। एटलीस्ट टच में है, 4 लोगों से बात हुई, मेल आईडी मिल गया, कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। समझ में आया क्या? तो इसीलिए कभी कभी कस्टमर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं टू अंडरस्टैंड द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सो दैट वो अपने आप को अश्योर कर सके कि मैं जिससे माल खरीद रहा हूँ वो सेफ है, जेन्युइन है, यस और नो। उसके बाद गवर्नमेंट भी देखती है क्या? यस। अभी टेंडर वाला एग्जांपल ध्यान रखना, गवर्नमेंट और कस्टमर दोनों के लिए। गवर्नमेंट क्यों देखती है? आपके ऊपर कितना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है ये देखने के लिए। आपने बोला मेरा इस बार का इनकम टैक्स है 50,000, गवर्नमेंट बोलेगी भैया बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट कर, और उसके हिसाब से निकल रहा है 1.5 लाख। समझ में आए? तो गवर्नमेंट चेक करती है आपने कितना टैक्स पे किया और कितना आपका टैक्स लायबिलिटी आना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेक सबमिट करेंगे, तो पता चल जाता है कैसे? आपने जिस किसी को माल बेचा होगा उसने आपसे माल परचेस किया, उसने आपको क्या दिया? जीएसटी, तो वो उसके जीएसटी रिकॉर्ड्स में लिखा है आपसे माल खरीदा, और आपने आपके जीएसटी रिकॉर्ड में लिखा है आपने माल बेचा। मान लो आपने कुछ सेल बिल कम दिखा दिए टैक्स कमाने के लिए, लेकिन उसके परचेस बिल तो सरकार के पास चले जाएंगे ना जीएसटी के, तो वहाँ से ट्रेस हो जाता है। इसलिए कोई भी इसके अंदर में फ्रॉड नहीं कर सकता अनलेस बहुत बड़े लेवल का है, यस और नो। लेंडर्स, ऑब्वियसली बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो आपको क्या सबमिट करना है बेटा? बैंक को आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट। लेंडर्स हो गया। देन डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। डेवलपमेंट कैसे होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट ईयर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ का था, सेकेंड ईयर 20 करोड़ का, थर्ड ईयर 50 करोड़ का, फोर्थ ईयर में 500 करोड़ का। समझ में आएगा ना? सो बताओ यूटिलिटी में कौन कौन है? ये याद रहेगा कि ये तो सिंपल है, ओनर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, ये तो सब पर्सन ही है ना, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद गवर्नमेंट, लेंडर, और लास्ट वाला एक याद रखना है बस, डेवलपमेंट। बाकी तो ये पर्सन ही है। चलो बताओ तो। OMG, ओ माई गॉड, और ये क्या है? LIC, OMG, LIC, और ये क्या है? Oh my God, LIC में डेवलपमेंट बरोबर है क्या? ओ माई गॉड, LIC दे मीन्स डेवलपमेंट। क्या दे? बुक्स, या ऐसा कुछ तो भी कर सकते हैं यहाँ पे। यूटिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं? बोलो बेटा। यूटिलिटी यूजर्स है ना, OMG, LIC और देव, LIC और देव, ये यूजर्स है ऑफ बुक कीपिंग। ओ माई गॉड, LIC और देव यूजर्स है बुक कीपिंग के। समझ में आया? याद रहेगा? तो देखो इस मेमोरी टेक्निक के अंदर में ही समझ में आ जाएगा किसकी मेमोरी टेक्निक। काफी बार बच्चे ये भूल जाते हैं, मेमोरी टेक्निक याद रह जाती है बट ये भूल जाते हैं किसकी है। तो अपनी हर मेमोरी टेक्निक में ये भी आ जाएगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों आ जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या है इसमें? यूजर्स।
ओ माय गॉड, LIC और देवानंद है ना, डेवलपमेंट। LIC और देव दोनों क्या है, यूजर्स है किसके, बुक कीपिंग के। डेवलपमेंट कैसे यूजर है? अरे बाबा, डेवलपमेंट ट्रेस करने के लिए तुम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक यूटिलिटी है, जैसे खिल्ला ठोकने के लिए हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है, ये एक हथौड़े की यूटिलिटी है। समझ में आए? चले आगे। उसके बाद ये ऑलरेडी मैंने लिखवा के दिया है, ये ऑलरेडी आपने भी पढ़ा है, ये आपके पास नोट्स में भी लिखा हुआ है। पॉइंट्स थोड़े बहुत अलग रहेंगे, चलेगा। समझ में आए ना? देन मीनिंग डेफिनेशन देखा हुआ है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये भी देखा है क्या हमने, कैश, अक्रूवल, हाइब्रिड लिखवा के दिया है। हाइब्रिड देखा है, बता दो। खर्चे रहे तो अक्रूवल बेसिस पे और इनकम रही तो कैश बेसिस पे। देखो, इनकम और असेट कैश बेसिस पे और बाकी जो है वो सब कैसे रहेगा, अक्रूवल बेसिस पे। ये देखो, तो हर बिजनेस को ये तीनों बेसिस पे करना पड़ता है। नहीं, अक्रूवल सबसे बेस्ट। और मिक्स और हाइब्रिड करना है तो कर सकते कर सकते, अब वो इंडिविजुअल अगर है तो। कहाँ तक पहुंचे मुन्ना? करो करो, तूफान की रफ्तार से, रुको मत। तुम्हारा एक नहीं रिस्ट की एक्सरसाइज हो रही है बेटा। ये हमने देखा था कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जरा मुझे, हाँ ये भी देखा। और हमने 7 देखे थे, यहाँ कितने हैं, 4 ही है। रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। याद आया क्या? देन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखा था हमने। अच्छा, बार्टर एक ही अलग चीज है, ध्यान से सुनना। बार्टर के अंदर में पैसों का लेन देन नहीं होता है, पहले बार्टर ही होता था ना। कंप्लीट था। ट्रांजैक्शंस मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी विच डज नॉट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, मॉनिटरी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। और नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, बरोबर है क्या? एंट्री अपनी एंट्री नॉन मॉनिटरी के यहाँ पे लिख लेना आपने, नहीं नहीं, स्टील करते हैं। ये आज का आपका होमवर्क है, ये आज सब पढ़ के आओगे, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। देन हमने कैपिटल ड्राइंग का मतलब देखा हुआ है, डेटर्स क्रेडिटर्स का मतलब देखा हुआ है। ए मुन्ना, जहाँ पे भी जिस किसी को जो चीज़ याद नहीं आ रही मुझे वापस बोलो, नहीं तो पता चला मैं बोल रहा हूँ डेटर का मतलब हमने मेरे ख्याल से 20-25 बार देखी है सेम चीज़। रिवीजन रिवीजन कीप रिवाइजिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट को खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस जो भी रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ध्यान से सुनना, मैंने लंदन से एक मशीन खरीदा, बेटा ध्यान दे सूरज, लंदन से एक मशीन खरीदा 10 लाख की, मशीन को इंडिया में लाने के लिए खर्चा किया 2 लाख, बरोबर है। उसके बाद इंडिया में आ गई, इंजीनियर को इंस्टॉलेशन के लिए दी 3 लाख। बताओ मशीन रेडी फॉर यूज होने तक कितना खर्चा हुआ, 15 लाख। तो वो पूरा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के एसेट में। उसकी जब गुण बनते तो वो सर इसकी डेफिनेशन आती कैसे? किसकी? सर ये मतलब कोई भी टर्म ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना, एक मशीन खरीदा, हाँ। उसको आने में 5 लाख लगे और फिर जो उसका ये अभी तो वही बोला ना मैंने, एक मिनट, सब जो जितने जाएंगे ये सब टर्म वगैरह आती क्या एग्जाम में? हाँ ओन लैंग्वेज में लिखने का। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट असेट गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। Debtor का पर्सन फ्रॉम हाँ, अमाउंट इज बिल्कुल सही है। ये वाला मतलब ये लिखना ऐसा जरूरी नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, कोई कंपलसरी नहीं, मीनिंग है। समझ में आया क्या? मीनिंग है। देखो, अगर मैंने बोला कि बिल्डिंग का मीनिंग बता, कोई बोलेगा बिल्डिंग एक छत 4 दीवारें, कोई बोलेगा एक छत 4 दीवार, अंदर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, फ्लोर, फॉल सीलिंग। समझ में आया क्या? सबका मीनिंग अल्टीमेट जो मतलब है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था हमने, हाँ सर। ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता है। बेटा अगर कोई बच्चा उस दिन अब्सेंट होगा, कोई लेक्चर नहीं देखा होगा, तो प्लीज समय समय पे रिवाइज करना मुन्ना। जो मीनिंग समझ में नहीं आया, कटरीना कैफ आ रही है, नहा रही है, जा रही है, और उसके बाद में हमने क्या किया, उसको 10 करोड़ रुपए दिए, और वो 10 करोड़ रुपए कितने साल में राइट ऑफ किए, 10 साल में, बरोबर। डिस्काउंट देखा क्या, ट्रेड और कैश?
डोंट वरी, आपको ऐसा मीनिंग नहीं पूछेंगे ट्रेड डिस्काउंट का मतलब बताओ, कैश डिस्काउंट का, ऐसा नहीं आएगा। आए तो इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कॉस्ट एक्वाजिशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सा? कॉस्ट एक्वाजिशन एक्विजिशन कॉस्ट, हाँ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल है एक्विजिशन कॉस्ट। ये फर्क पूछ रहा है कि सर फर्नीचर में और ये टेबल में क्या फर्क है। फर्नीचर का एक एग्जांपल है टेबल। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का मतलब मालूम है सभी को? सॉल्वेंट ऐसा आदमी जिसके पास सफिशिएंट संपत्ति है टू पे ऑफ इट्स और हिज और हर लाइबिलिटी, और इंसॉल्वेंट मतलब उसकी एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है। मुख्य अनिल अंबानी। ट्रेडिंग कंसर्न नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट। दगड़ू सेठ हलवाई, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कुछ हॉस्पिटल्स है ना, यूनिवर्सिटीज। गुडविल का मतलब देखा है हमने, नेम फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस और फ्यूचर एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट का मतलब मालूम है सभी को? सेल माइनस खर्चा इज इक्वल टू प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट इज द आउटकम। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, बरोबर है प्रॉफिट। अब इनकम के अंदर में कुछ इनकम हार्डवर्क के बाद आती है, कुछ विदाउट हार्डवर्क आती है, वो गेन है वो ये है गेन। लॉस देखा बेटा, वेन आप लोगों का कॉस्ट ज्यादा है, इनकम कम है, क्या हो गया? लॉस, बरोबर है। आउटफ्लो ज्यादा बोलने से अच्छा कॉस्ट ज्यादा और इनकम कम। देन इनकम, देन रेवेन्यू। रेवेन्यू के बारे में कुछ बोला नहीं तो इट इज इनकम, ऐसा हम लोग समझेंगे। उसके बाद एसेट का मतलब देखा है, टाइप्स ऑफ एसेट में फिक्स एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, याद आया क्या? फिक्टिशियस, लॉस एसेट, काल्पनिक एसेट, जीरो वैल्यू एसेट, बरोबर है क्या? इंटेंजिबल नहीं बोल सकते फिक्टिशियस को, लॉस एसेट, बरोबर है ना? हाँ, इंटेंजिबल बोलना है तो बोलो, बट बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, हाँ फिक्टिशियस इंटेंजिबल होती है जिसको देख छू नहीं सकते, बट हर इंटेंजिबल एसेट फिक्टिशियस नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर गुडविल वगैरह ये फिक्टिशियस नहीं, गलती से भी नहीं बोलना। अगर कोई इंसान फिक्टिशियस बोले गुडविल को तो टोटली रॉन्ग है। गुडविल तो सबसे महंगी एसेट है, फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक एसेट, जीरो वैल्यू एसेट। गुडविल कब से जीरो वैल्यू होने लगी? फिक्टिशियस एसेट की हर बार वैल्यू कितनी रहेगी? जीरो। लॉस एसेट है वो। देखो, डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। लाइबिलिटीज का मतलब देखा है, अमाउंट ओड टू समवन और ओड टू थर्ड पार्टी, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, फिक्स, लॉन्ग टर्म, करंट, नियर फ्यूचर में देना है, बरोबर है क्या? विद इन अ ईयर। और यहाँ पे कब देना है बेटा? लॉन्ग टर्म में। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड लोन और लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल कैसे निकालते बेटा बताओ? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, देयरफॉर एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। चेक कर लो, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल आता है क्या? एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दिया तो क्या आ गया? कैपिटल को ही क्या बोलते हैं प्यार से? ओनर्स इक्विटी। कैपिटल और ओनर्स इक्विटी वन एंड सेम थिंग। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स दिए, राइट? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी याद आ रहा है? पढ़ा था क्या हमने? एक स्टेज शो परफॉर्म करने के लिए गया, कौन गया था? और उसके पेट में गड़बड़ हो गई और उसने विनीत का बिस्किट बनाया हुआ बिस्किट कंज्यूम किया था। विनीत का बिस्किट बेचने का काम है और मैं स्टेज शो परफॉर्म करने गया, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई, मैंने विनीत के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अगर कोर्ट में साबित हो जाता है कि मेरे पेट में जो गड़बड़ हुआ वो विनीत के बिस्किट की वजह से हुआ, तो विनीत को कंपेंसेट करना पड़ेगा क्या? अगर विनीत केस हार गया तो उसे पैसा देना पड़ेगा। विनीत अगर केस नहीं हारा तो उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड करता है, ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट पे, और यहाँ पे फ्यूचर इवेंट क्या है? विनीत का केस जीतना या हारना। द लाइबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट है ना, इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट का नहीं बनाते। अगर तेरे वकील ने तुझे बोल दिया शायद आप केस हार जाओगे साहब, तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, है ना? प्रोविजन कब बनाते हैं? जब लाइकली टू ऑकर, लाइकली
मतलब तुझे पता है तेरी इसका जैसे और तू कंफर्म हार गया तो फिर वो प्रोविजन नहीं, वो तेरी कंफर्म लाइबिलिटी बन गई। सो पहले कॉन्टिंजेंट, शायद तो हार जाएगा, प्रोविजन कंफर्म हार गया, अब भैया काय की प्रोविजन, अब तो प्योर लाइबिलिटी है। देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हमने कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस देखे थे क्या, कौन कौन से देखो तो इसमें बिजनेस एंटिटी, देखा था, लिखा था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन, अक्रूवल, ड्यूअल एस्पेक्ट, डिस्क्लोजर, रेवेन्यू मैचिंग और मैचिंग, यस और नो। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS and IFRS, ये हमने नहीं देखा, बरोबर है, ये हम लोग देखेंगे टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस। कल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, AS से, देखें, कल नहीं परसों, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। कल फिर मैम की भी छुट्टी है ना? हाँ कल मैम की भी, कल तो इवनिंग में मत ही रखो, जगह जगह प्रोग्राम चलते रहेंगे, मैं भी थोड़ा सा जाग के आ जाता हूँ। आज का आपका होमवर्क क्या है, बस जितना अपना हुआ है ना उतना अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। कुछ होमवर्क इतना दिखता नहीं हमको। बस सिर्फ समय समय पे रिवाइज करो बेटा, है ना, रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाय बाय।